Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, our past chapter 6 टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन जिसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो और सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर या थर्ड पार्ट। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को अच्छी तरह से समझना है। सो वी स्टार्ट नाउ। ए गेटवे टू द वेस्ट। सूरत। सूरत एक शहर का नाम है जिसे पश्चिम का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट भी बोल सकते हैं हम। जहाँ जैसे हमारे इंडिया के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ में गुजरात में सूरत शहर है। तो वहाँ अगर हम सी रूट से, समुद्री रास्ते से हम अपने देश के अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने का जो गेट था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड्स, जो व्यापार शुरू हुआ था तो व्यापार करने के लिए सी रूट्स के द्वारा आते थे। तो वहाँ पर गुजरात के अंदर जो बोला जाता है वेस्ट का एंट्री गेट या गेटवे बोल सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट द लेसन। Surat in Gujarat was the emporium of Western trade during the Mughal period along the Kambay, present day Khambat and whatever later. सूरत गुजरात का एक शहर था जो वेस्टर्न ट्रेड, पश्चिमी व्यापार के लिए मुगल टाइम पीरियड में, जब मुगलों का शासन था, जिसे हम कैम्बे के नाम से या खम्बात के नाम से आज प्रेजेंट में जानते हैं, वहाँ से व्यापार करने के लिए एंट्री की जाती थी। अहमदाबाद सूरत was the gateway for trade West Asia by the Gulf of Hormuz। तो जो अहमदाबाद शहर है, सूरत शहर है, वहाँ पर व्यापार के लिए आने के लिए जो ओरमज की खाड़ी है, गल्फ है, वहाँ से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का जो मुख्य रास्ता था वो यही था, सूरत और अहमदाबाद में। सूरत है आल्सो बीन द कॉल्ड गेट ऑफ मक्का। सूरत को गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता है क्योंकि बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्रॉम हियर। बहुत सारे जो हज यात्रा करने के लिए यात्री जाते थे, साधु जाते थे, सन्यासी जाते थे, वो यहीं से अपने जहाज का जो सेल है वो तैयार करके रवाना होते थे। अपने यहीं से जहाज में बैठकर हज यात्रा के लिए जाते। जो मुस्लिम होते हैं हज की मक्का की यात्रा करने जाते हैं वो यहीं से जाते थे। इसीलिए सूरत को गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता है। द सिटी वाज कॉस्मोपोलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव्ड देयर। ये जो शहर था ये मोस्टली जो वेस्ट के कंट्री थे उनसे जोड़ता था, कुछ देशों, सभी देशों को जोड़ता था। पीपल ऑफ ऑल कास्ट, यहाँ पर सभी जाति के लोग रहते थे, सभी धर्म के लोग रहते थे। इन द 17th सेंचुरी द पुर्तगीज, जो पुर्तगाली थे वो 17th सेंचुरीज में डच थे एंड द इंग्लिश थे, इंग्लैंड के, हैड देयर फैक्ट्रीज, उन्होंने अपनी यहाँ कारखाने लगाए, एंड द वेयर हाउस, और गोदाम बनाए या भंडार गृह बनाए। कहाँ पर? सूरत के अंदर। वो पहले यहाँ से व्यापार करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्री यहाँ बनाई और यहाँ पर अपने सामान के क्या बना दिए, वेयर हाउस बना दिए, भंडार रखने, यानी कि उनको सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस, भंडार गृह बना दिया। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रोनिकलर्स ओवरगटन हु रोट, वहाँ एक अंग्रेज इतिहासकार के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इतिहासकार ओविगटन 1689 में, कब, रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट, इस बंदरगाह के बारे में, सूरत बंदरगाह के बारे में उसने लिखा है। ऑन एवरेज 100 शिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास जो अलग अलग देशों की जहाज थी वो यहाँ पर बंदरगाह पर होती थी। कुड बी फाउंड एंचोर्ड एट द पोर्ट ऑफ एट एनी गिवन टाइम, यानी कि एक समय पर यहाँ 100 से ज़्यादा देशों की जहाज एक साथ यहाँ खड़ी दिखाई देती थी। ये किसके द्वारा बताया गया था? एक क्रॉनिकलर थे, इतिहासकार थे, ओविगटन 1689 में उसके द्वारा ये इसके बारे में लिखा गया था। इसकी किसकी इंपॉर्टेंस बताई है यहाँ पर? सूरत की इंपॉर्टेंस बताई है। अभी यहाँ देखते हैं व्हाट इज द एम्पोरियन।
एम्पोरियम ए प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर आर बोट एंड सोल्ड। तो वैसा स्थान है जहाँ अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्शन जो सेंटर हैं उनसे माल को खरीदा जाता है और यहाँ से बेचा जाता है। तो जो प्रोडक्शन सेंटर है वहाँ से माल मंगवा कर और यहाँ से बेचा जाता है उसको बोलते हैं एम्पेरियम, यानी कि व्यापार करने का मेन सेंटर। नेक्स्ट है हुंडी। व्हाट इज द हुंडी? हुंडी इज ए नोट रिकॉर्डिंग डिपॉजिट मेड बाय ए पर्सन। एक आदमी के द्वारा लिखा जाता था, दस्तावेज जिसको बोलते हैं, रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। द अमाउंट डिपॉजिट कैन बी क्लेम्स इन द अनदर प्लेस, यानी कि ऐसा अमाउंट जैसे आज हम चेक लेते हैं बैंक से, पैकिंग पे जमा करवाते हैं या हम किसी दूसरे व्यक्ति को चेक देते हैं, तो उस टाइम पर उसको हुंडी बोलते थे कि उस पर लिखा होता था कि इतने पैसे का ये हुंडी है, हम इसका इस्तेमाल कहीं दूसरे स्थान पर जाकर कर सकते हैं। तो हुंडी किसी दूसरे स्थान पर प्रस्तुत करके जो हमें जमा राशि है वो राशि हमें मिल सकती है। तो ये हुंडी एज ए लाइक चेक, जो आजकल हम बैंक का चेक यूज करते हैं उस तरह से। एंड देयर वाज आल्सो सेवरल डिटेल्स एंड होलसेल शॉप्स। सूरत के अंदर बहुत सारी जो थोक की या फुटकर कीमत की जो दुकानें थी वो पाई जाती थी। किसके बेचने के लिए? सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़े बेचने के लिए। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेसिस बॉर्डर जरी, यानी कि जो वहाँ का कपड़ा था सूरत का जो फेमस था वो सबसे फेमस क्या था? गोल्ड लेसिस बॉर्डर, यानी कि ऐसी साड़ी जिसके बॉर्डर पर गोल्ड से लेस लगा, गोल्ड की लेस लगाई जाती है जिसको जरी बोलते हैं। हैड ए मार्केट इन द वेस्ट एशिया, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी वेस्ट एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर। जो गोल्ड लेस बॉर्डर की साड़ी थी वो किन मार्केट में ज़्यादा उनकी डिमांड थी? वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। द स्टेट बिल्ड न्यूमेरियस रेस्ट हाउस, इस शहर के अंदर बहुत से रेस्ट हाउस बनाए गए टू केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड से यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, हु केम टू द सिटी, शहर में आते थे। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इनमरियल एबल प्लेजर पार्क, तो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई और बहुत सारे पार्क बनाए गए, मनोरंजन स्थान बनाए गए ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। द काठियावाड़ सेठ, काठियावाड़ सेठ और महाजन, जो जगह है काठियावाड़, वहाँ के जो अमीर लोग हैं जिनको सेठ बोलते हैं या महाजन बोलते हैं, मनी चेंजर जिसको बोलते हैं। हैड यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत, तो बड़े बड़े सेठ थे या साहूकारों के घर सूरत के अंदर थे। इन द नोटवर्दी दैट द सूरत हुंडीज वर honored in far of market in काहिरा इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। तो ये मुख्य शहर हैं। इजिप्ट मिस्र का शहर है काहिरा, इराक का शहर है बसरा और बेल्जियम का शहर है एंटवर्प। इन मेन शहरों के अंदर जो हुंडी होती थी उस हुंडी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इंडिया के सूरत से वो हमने हुंडी बनवाई, जैसे एक चेक बनवाया, तो हम उस चेक का या उस हुंडी का इन शहरों में जाकर भी प्रयोग कर सकते थे, वहाँ इनको मान्यता दी जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, हाउएवर सूरत बिगन टू डिक्लाइन टुवर्ड द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, लेकिन जो सूरत शहर था उसकी जो व्यापार में जो कमी आई थी, वो गिरावट आई थी, वो 17th सेंचुरी के एंड में आई थी। दिस वाज बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चर, इसके कई तथ्य हैं। लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी, जो मार्केट थी, बाजार था, या उत्पादन की जो कमी थी उसके कारण। क्या कमी आई थी? मार्केट और डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में जो बाजार और उत्पादकता में हानि हुई थी उसके कारण भी यहाँ व्यापार में गिरावट आ गई थी। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स, सी के जो रास्ते थे, सी के समुद्र के जो रास्ते थे, बाय द पोर्तुगीज एंड द कंपटीशन फ्रॉम द बॉम्बे, जो पुर्तगाली थे उन्होंने सी रूट पर अपना कंट्रोल कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और कंपटीशन, सूरत शहर का जो सामान था, जो व्यापार होता था, उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ा। किसके साथ? बॉम्बे के साथ। आज जो प्रेजेंट हमारा मुंबई है उसके साथ भी कंपटीशन शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे व्यापार जो सूरत गुजरात में था, बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर, दोनों स्टेट साथ साथ में थे, तो दोनों के अंदर कंपटीशन हो चुका था। वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत के अंदर, उसने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था। कहाँ पर? मुंबई में। कब? 1668 में। इसीलिए जो सूरत का ट्रेड था वो कम हो गया, व्यापार कम हो गया। सो टुडे सूरत इज बस्लिंग कमर्शियल सेंटर, आज जो सूरत है आज भी एक कमर्शियल सेंटर
माना जाता है। फिशिंग इज ए ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम। अब दूसरा जो यहाँ पर हम शहर है वो कौन से शहर की बात करेंगे, मसूलीपट्टनम। हमने कल वाली वीडियो में यानी कि जो सेकंड वीडियो हमने सेंड की है उसमें हमने हम्पी शहर के बारे में बताया था, और अब हमने सूरत शहर के बारे में, और तीसरा शहर है वो जो हमारा मसूलीपट्टनम, उसके बारे में अभी हम यहाँ रीड करेंगे। टाउन ऑफ द मसूलीपट्टनम और द मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, लिटरली फिश पोर्ट टाउन, क्योंकि यहाँ पर फिश पोर्ट के नाम से जाना जाता था इस कस्बे को। ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर, जो कृष्णा रिवर है हमारी उसके डेल्टा जहाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, जैसे एक रिवर है बहती आ रही है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर गिरती है तो यहाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये ऐसे एरिया के अंदर ये क्या था, एक फिश पोर्ट टाउन के नाम से जाना जाता था। 17th सेंचुरी इट वाज ए सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, और इस शहर को दूसरी एक्टिविटीज के लिए या दूसरे कार्यों के लिए भी माना गया। नेक्स्ट, बोथ ऑफ डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज, यहाँ पर डचों के द्वारा और जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई गई। अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम पर कंट्रोल करने के लिए इट बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट बन चुका था। द फोर्ट एट द मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच, ये जो पोर्ट था ये किसके द्वारा किला बनाए गए यहाँ पर मसूलीपट्टनम के अंदर, किसके द्वारा, डच लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, ए पुअर फिशर टाउन, ये कैसे एक पुअर फिशर टाउन कैसे बना, इसकी इंपोर्टेंस कैसे कम हुई। दिस इज ए डिस्क्रिप्शन, ये बताया गया है। मसूलीपट्टनम बाजे विलियम मैथवेल्ड, एक फैक्टर था, गुमास्ता जिसको बोलते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्टर के रूप में, गुमास्ता के रूप में काम किया था, उसके द्वारा यहाँ लिखा गया है। दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ द गोलकोंडा, जो गोलकोंडा है उसका एक मुख्य पोर्ट था, बंदरगाह था। वेयर द राइट वर्सिफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट्स, जो अपने एजेंट यहाँ पर भेजती थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट इज ए स्मॉल टाउन बट पॉपुलेशन, एक छोटा शहर था लेकिन यहाँ की जनसंख्या ज्यादा थी। अनवेल्ड था, इट बिल्ड था यानी कि अच्छी तरह से बनाया नहीं गया था, वहाँ की स्थिति वो खराब थी। सिचुएशन खराब होने के बाद विद इन ऑल द स्प्रिंग एंड ब्रेकिस, यहाँ पर बहुत सारे अच्छी जगह नहीं थी, फिर भी यहाँ जल स्रोत थे वो क्या थे, खारे थे। इट वाज फर्स्ट ए पुअर फिशर टाउन, इसको इसलिए गरीब फिशर टाउन भी कहा जाता था। आफ्टर वार्ड द कन्वेंस ऑफ द रोड, लेकिन जब ये प्लेस वेयर शिप कैन एंटर, एक ऐसी स्थान बनाया गया, लंगर जिसको बोलते हैं, जिसको पोर्ट बनाया गया जहाँ पर शिप आकर रुकते हैं। मेड ए रेजिडेंस फॉर द मर्चेंट, ये एक स्थान बन गया बहुत सारे व्यापारियों को रहने के लिए। एंड सो कंटिन्यू सिंस आवर एंड द डच नेशन फ्रिक्वेंटेड दिस कोस्ट, और यहाँ ओलैंड के निवासी भी इस तट पर आकर रहने लिए और उनके लिए यहाँ पर निवास की व्यवस्था की गई थी। ये बताया गया है मछलीपट्टनम शहर के बारे में। एक फैक्टर के द्वारा, एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया का जो फैक्टर था, फैक्टर क्या है बेटा, ऑफिशियली इंचार्ज है ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो व्यापार की एक्टिविटीज है उनका इंचार्ज है ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनी है वो एक अपना फैक्टर रखते हैं, एक अपना एजेंट रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द कुतुब शाही रूल्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ द टेक्सटाइल्स, जो कुतुब शाही के शासक थे उनके द्वारा यहाँ पर अपना एक ही रॉयल मोनोपोलीज करने के लिए, अपना शाही एकाधिकार बनाने के लिए, किस पर, सेल ऑफ टेक्सटाइल, कपड़े की बिक्री पर, स्पाइस पर, अदर आइटम ऑफ प्रिवेंट टू द ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इनटू द हैंड ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जाने से रोकने के लिए उन्होंने जो भी व्यापार की बिक्री थी वो सभी अपने अधिकार में ले लिया था। किसने ले लिया था, कुतुब शाही ने। कहाँ पर, गोलकोंडा के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी से बचाव करने के लिए जो बिक्री का व्यापार था, जो सामान बेचने का व्यापार था, वो कुतुब शाह ने अपने हाथ में ले लिया था। कंपटीशन अमंग द वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, जो कंपटीशन था वो अलग अलग ट्रेडिंग कंपनियों में के बीच में चल रहा था। द गोलकोंडा नोबल्स, जो गोलकोंडा के राजा के अधिकारी थे। पर्शियन मर्चेंट, फारसी जो व्यापारी थे। तेलुगु जो थे, कोमती थे, चेटियार थे, एंड यूरोपियन ट्रेडर थे। मेड द सिटी पॉपुलस, उन्होंने द प्रोफिस, इस शहर को मसूलीपट्टनम को एक समृद्धशाली शहर बनाया और यहाँ की जनसंख्या भी वो ज्यादा हो गई थी। एज द मुगल बिगन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, मुगलों ने भी अपनी पावर को, अपनी शक्ति को कहाँ तक फैला दिया, गोलकोंडा तक, देयर रिप्रेजेंटेटिव, और अपना अधिकारी बना लिया।
गवर्नर मीर जुमला हु वाज आल्सो ए मर्चेंट, गवर्नर था एक मीर जुमला जो एक व्यापारी था, बिगन टू प्ले ऑफ द डच एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। तो जो डच और इंग्लिश, अंग्रेज और डच थे, उनके खिलाफ 1686 से 1867 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्सेस्ड गोलकुंडा। तो जो मुगलों का शासक था औरंगजेब, उसके द्वारा गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिया गया था। डच और इंग्लिश के बढ़ने से रोकने के लिए जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको रोकने के लिए मुगल जो औरंगजेब थे, उन्होंने अपना अधिकार कर लिया कहाँ पर, और गोलकुंडा पर। कब से कब तक? 1686 से 1687 तक। और ये जो औरंगजेब था, इसका टाइम पीरियड के बारे में हमने लेसन 4 में अच्छी तरह से मुगल पीरियड के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो औरंगजेब का टाइम पीरियड था वो 1658 से 1707 तक था। तो इसके बीच में आपने पता होना चाहिए मुगलों का टाइम पीरियड। बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। दिस क्यूज द यूरोपियन कंपनी टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव। जो यूरोपियन कंपनी थी वो इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया कि जो गोलकुंडा है या जो मछलीपट्टनम शहर है, इन पर कैसे अपना कंट्रोल किया जाए, कैसे जो मुगलों का कंट्रोल उसको हटाया जाए। इट वाज ए पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी, एक नई पॉलिसी बनाई गई थी जिसका हिस्सा था ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नई नई पॉलिसी बना रही थी, दैट इज वाज नॉट एनफ इफ पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर। यह ही काफ़ी नहीं है कि जो शहर है ये, इस बंदरगाह मछलीपट्टनम, ये सिर्फ उन प्रोडक्शन सेंटर से कनेक्ट करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर, नई कंपनी बनाए जाए व्यापार करने के लिए। इट वाज फेल्ट, उन्होंने मैसेज किया, शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। उसने कहा कि जो राजनीतिक कार्य है, एडमिनिस्ट्रेशन कार्य है या कमर्शियल कार्य है, इन सब को आपस में मिला दिया जाए। एज द कंपनी ट्रेडर मूव टू बॉम्बे, और जो कंपनी का व्यापार है वो बॉम्बे, कलकत्ता, आज का जो प्रेजेंट हमारा कोलकाता है, मद्रास जो आज हमारी चेन्नई है। तो इस प्रकार जो वर्तमान में हमारे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो चेन्नई है, तो इनकी जो कंपनी के व्यापारी थे वो वहां पर चले गए थे। मछलीपट्टनम लोस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रोस्पेरिटी। इस प्रकार जो मछलीपट्टनम को छोड़कर जो व्यापारी गए थे वो, और जो उनकी प्रोस्पेरिटी थी, समृद्धता थी, वो भी धीरे धीरे कम हो गई। किसकी? मछलीपट्टनम, क्योंकि व्यापारी दूसरे स्थानों पर चले गए। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन ए डिलेपिटेड लिटिल टाउन, ये एक छोटा बिखरे हुए शहर के अलावा अब इसमें कुछ नहीं है। पहले जो एक बार व्यापार की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, तो व्यापार के जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो दूसरे शहर में चले गए थे। तो वहाँ उनके चले जाने के बाद शहर की जो प्रोस्पेरिटी थी, जो समृद्धता थी, जो इनकम थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। तो इस प्रकार हमने कौन से शहर के बारे में रीड किया? मछलीपट्टनम शहर के बारे में रीड किया। नेक्स्ट है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, नए शहर और जो व्यापारी थे, जैसे हमने ऊपर पैराग्राफ में रीड किया है, कैसे वो आगे डेवलप किया उन्होंने। इन द 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री वर सर्चिंग फॉर स्पाइस एंड टेक्सटाइल्स। जो यूरोपियन कंट्री थी वो सर्च कर रही थी, किस उद्देश्य से इससे आई थी? फॉर स्पाइस और टेक्सटाइल, सूती कपड़े और मसालों की सर्च में। विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप और वेस्ट एशिया, जो यूरोप और पश्चिमी देशों दोनों में ही ये इनकी बड़ी डिमांड थी, बड़े पॉपुलर हो चुके थे। क्या पॉपुलर हो चुके थे? स्पाइस और टेक्सटाइल्स। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी देशों ने अपनी अपनी अलग अलग कंपनियां भारत के अंदर बनाई। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट, यानी कि किस काम के लिए? अपने व्यापार के विस्तार के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर, तो भारत का एक बड़ा व्यापारी था जिसका नाम क्या था?
मुल्ला अब्दुल गफूर और दूसरा है बिरजी वोरा। वो ओन ए लार्ज नंबर ऑफ शिप कम्पीटेड विद देम, उनके पास बहुत संख्या में जहाज थी जो इनसे मुकाबला कर सकते थे। ये दो व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से, डच से या फ्रेंच से मुकाबला करना चाहते थे। However, the European companies used their naval power, यूरोपियन जो कंपनी थी, यूरोप देशों की जो कंपनी थी, उन्होंने अपनी नेवल पावर का यानी कि जो समुद्री शक्ति थी उसको गेन कंट्रोल टू सी ट्रेड, अपनी पावर लगाना चाहते थे किस पर कंट्रोल करने के लिए, सी ट्रेड पर, समुद्र के द्वारा होने वाले व्यापार पर। एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर टू वर्क एज देयर एजेंट, और जो इंडियन ट्रेडर थी, इंडियन के व्यापारी थे, उन पर दबाव डाला गया क्या बनने के लिए, एजेंट बनने के लिए। अल्टीमेटली द इंग्लिश emerged एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कंटिनेंट। तो इस प्रकार जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही थी अपना कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को बढ़ावा देने में, अपनी राजनीति और वाणिज्य पावर को बढ़ाने में, हमारे सब कंटिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पावर को बढ़ाने में वो सफल हो रहे थे। कौन, ये जो कंपनियां थी, यूरोप की कंपनियां थी, फ्रेंच की थी, डच की थी, इंग्लिश की। तो इस प्रकार उनका जो प्रभाव वो बढ़ता जा रहा था। सपोर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लीड टू ए ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, व्यूइंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा विद मोर एंड मोर पीपल। अब जैसे जैसे वस्तुओं की डिमांड बढ़ती जा रही थी, ज़्यादा डिमांड वस्तुओं की बढ़ रही थी, तो अधिक से अधिक लोगों की से काम शुरू कर दिया था। कौन सा, क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, कताई का काम, बुनाई का काम, ब्लीचिंग का काम, डाई का, कपड़े को रंगने का काम, विद मोर ऑन मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलना शुरू होगा। टेकिंग देम अप, इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकेम इंक्रीजिबली रिफाइंड। जो भारतीय कपड़े का डिजाइन है, भारत के अंदर जो कपड़े का डिजाइन किया जाता था वो इंक्रीज हो रहा था। However, this period also saw the decline of the dependence of the craft person। लेकिन जो भारत के क्राफ्ट पर्सन थे उनकी इंडिपेंडेंस धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। क्यों, क्योंकि जो क्राफ्ट पर्सन है उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट वो अपना कंट्रोल करता जा रहे थे। दे नाउ बिगन टू वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ एडवांस विच मेड दैट दे हैड टू यूज क्लोथ्स विच आर वाज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट। अब जो भारत के अंदर कपड़ा बनाने वाले बुनकर थे, वो इंडिपेंडेंस थी, जो उनकी क्राफ्ट पर्सन थे उनकी इंडिपेंडेंस खत्म होती जा रही थी। क्योंकि वो कौन सा सिस्टम शुरू हो चुका था, सिस्टम ऑफ एडवांस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी लोगों को पहले पैसे देती थी, काम करवाने से पहले पैसे देती थी। तो इस एडवांस सिस्टम के कारण भारत के जो बुनकर थे, वीवर थे, वो अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से खो चुके थे। वो स्वतंत्र नहीं थे। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होकर काम, क्योंकि उनसे पैसे लेते थे एडवांस में, तो अब उनके कंट्रोल में रहकर काम करते थे। वीवर नो लॉन्गर हैड द लाइबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ्स। और जो वीवर थे, बुनकर थे, वो अब स्वतंत्रता से, स्वतंत्र रूप से अपने कपड़े नहीं बेच सकते थे, और वीविंग देयर ओन पैटर्न, और ना ही अपने ढंग से वो कपड़ा बना सकते थे। वो जैसा ऑर्डर मिलता था वैसा ही बनाते थे। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाई टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। और वो उसी कंपनी के डिजाइन, कंपनी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिजाइन तैयार करना शुरू किया। 18th सेंचुरी सादा राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। 18वीं शताब्दी तक बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की जो कारखाने थे या जो व्यापार था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। विच आर नोडल सिटीज टूडे, जो आज की हमारी इम्पोर्टेंट शहर हैं, बड़े महानगर हैं। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट्स मेजर चेंजेस था। जो व्यापार का तरीका था या कपड़ा क्राफ्ट का तरीका था वो धीरे धीरे अब चेंज होता जा रहा था। क्यों चेंज हुआ था? मर्चेंट आर्टिसियन सच एज व्यूअर्स, जो व्यापारी थे या कपड़ा बनाने वाले थे, वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनी। उनको रहने के लिए यूरोपियन कंपनियों के द्वारा नए टाउन बना दिए गए, जिसका नाम रखा गया ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन बना दिए गए, जिनमें किसको रखा गया? जो कपड़ा बनाने वाले बुनकर थे उनको रखा गया। तो इस प्रकार जो उनकी इम्पोर्टेंस थी, अपनी उनकी फ्रीडम थी, वो खत्म होती जा रही थी। ब्लैक टाउन के स्थापित होने के बाद न्यू
ब्लैक और नेटिव्स, जो काले लोग हैं, जो सांवले लोग हैं, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर कंफाइंड फ्रॉम वाइल द वाइट रूलर ऑक्युपाइड द सुपीरियर रेजिडेंस। जो काम करने वाले ये भारत के जो लोग थे या काले लोग थे, भारत के लोगों को ब्लैक मैन बोला जाता था, या नेटिव जिनको बोला जाता था, वो लोग तो ब्लैक टाउन में, और जो अंग्रेज लोग थे जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो अपने आप को रहने के लिए उन्होंने रेजिडेंस बनाए फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास के अंदर किला बनाया जहाँ वो रहते थे, और फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता। ये याद रखना कि कौन सा किला कहाँ पर है, कलकत्ता के अंदर किला विलियम, फोर्ट विलियम है, और जो मद्रास है वो सेंट जॉर्ज है। तो उनके अपने रहने के लिए उन्होंने किले बनाए। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। और इससे आगे की जो स्टोरी है व्यापार की, जो 18th सेंचुरी के बारे में, वो हम अगली क्लास के अंदर रीड करेंगे। अभी हम यहाँ वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में रीड करेंगे, जिन्होंने सी रूट की सर्च की थी भारत के लिए। इन द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर अंडरटुक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशंस ऑफ सी रूट्स। जो 15th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन सेलर थे, नाविक थे, वो भारत से जाने का जो सी रूट था उसका पता लगाना चाहते थे। दे वर ड्राइवन बाय द डिजायर टू फाइंड वेज टू रीचिंग द इंडियन सबकंटिनेंट। और उनके अंदर एक इच्छा थी, डिजायर थी, भारत जो उपमहाद्वीप है वहां जाने का जो रास्ता वो खोजा जाए। वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज सेलर्स, पुर्तगाल का नाविक है। सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, वह अटलांटिक के साथ होते होते कहाँ पहुंचा, अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके किनारे पर। वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप, और उसने जो केप ऑफ गुड होप है उसके चारों तरफ राउंड लगाते हुए क्रॉस ओवर द इंडियन ओशियन, उसने भारतीय जो ओशियन है, हिंद महासागर, उसको क्रॉस किया, पार किया। हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन ए ईयर, उसकी पहली जो यात्रा थी 1 साल लगभग लगा। ही रीच्ड कालीकट इन 1498। तो ये पूछा जाता वास्को डी गामा भारत की जो पहुंचा था वो कब पहुंचा था, 1498 में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, कालीकट में पहुंचा था। तो कौन से रास्ते से, सी रूट से, अटलांटिक से होते हुए वो जैसे हम वर्ल्ड के मैप में, आप वर्ल्ड की एटलस में अच्छी तरह से देख सकते हैं। अपनी एटलस निकालोगे, वो वर्ल्ड का मैप देखोगे, तो जैसे मैप में हम वर्ल्ड का मैप अच्छी तरह से आपको समझा रखा है कंटिनेंट और ओशियंस के अंदर। तो हम अब जैसे मैप थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये एशिया, यूरोप, और ये यहाँ हमारा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इसकी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो यूरोप के कंट्री ने यहाँ से होते हुए अटलांटिक के रास्ते होते हुए वो यहाँ पर जो एक कैप ऑफ टाउन है अफ्रीका के अंदर, ये नीचे यहाँ पर, इसके चारों तरफ से क्रॉस करते हुए इंडिया के अंदर कालीकट पहुंचे थे, इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए। तो इस प्रकार ये यात्रा अगर आप वर्ल्ड के मैप से समझोगे तो अच्छी तरह से आप समझ सकते थे। कैप ऑफ टाउन से कब पहुंचे थे, 1498 में। कहाँ पहुंचे थे, कालीकट में। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट है, तो उसने जो फर्स्ट यात्रा अपनी स्टार्ट की थी, वो फर्स्ट यात्रा में उसने लगभग 1 ईयर कंप्लीट लगा था। ही लॉस्ट इज 4 शिप, 2 शिप उसके लॉस्ट हो चुके थे, 4 थे उसके पास टोटल, तो 2 जहाज उसके गुम हो चुके थे। उसके साथ उसने यात्रा शुरू की थी, 170 मैन थे, एंड स्टार्ट द जर्नी उसने स्टार्ट की थी, लेकिन लास्ट में ओनली कितने 54 सर्वाइव कर पाए। इन द स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हजार्ड्स, जो वहाँ की स्थिति थी, समुद्री यात्रा की जो बेहद कठिन स्थिति थी, वहाँ वो अपने आप को नहीं बचा पाए। सिर्फ 54 लोग ही जिंदा बच पाए थे। The route that were opened proved to be extremely profitable. He was followed by English, Dutch and the French sailors. तो इन रास्तों का पता लगाने के लिए उन्होंने, क्योंकि यहाँ से वो कपड़ा और जो मसाला ले जाते थे वो उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल था। द सर्च ऑफ फॉर सी रूट्स टू इंडिया एंड अनदर, जो भारत पहुंचने के समुद्री मार्गों को खोज करने का एक और परिणाम निकला, जिसका जिनकी अनएक्सेप्टेड, जिसकी उसको आशा नहीं की गई थी। ऑन द एजप्शन दैट द अर्थ वाज राउंड, ये विचार था कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है, राउंड है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इटालियन जो का एक नाविक है, डिसाइड टू सेल वेस्ट वार्ड अक्रॉस अटलांटिक, उसने डिसाइड किया कि अटलांटिक को क्रॉस करता हुआ वेस्ट वार्ड में जाएगा, पश्चिमी साइड में जाएगा, ओशियन टू फाइंड ए रूट टू इंडिया,
इंडिया का रूट का पता लगाने के लिए। ही लैंडेड द वेस्ट इंडीज, लेकिन वह कहाँ जा रुका, वेस्ट इंडीज में जाकर उसने वहां जाकर उसका क्या नाम दे दिया, वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया। इसी के कारण जो वेस्ट इंडीज देश है आज उसका नाम ये वेस्ट इंडीज ही रखा गया है, या उसका नाम वेस्ट इंडीज इसी के कारण पड़ा। वो कब वहां पहुंचा था, 1492 में। उसके बाद उसके पीछे पीछे अदर देश के जो नाविक थे वो भी पहुंच गए थे। वो कौन कौन से थे दूसरे देश, स्पेन के, पुर्तगाल के, ऊपर लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल साउथ अमेरिका ऑफन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया। इस प्रकार स्पेन और पुर्तगाल के नाविक भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया था और उन प्रदेशों को पहले की भांति बस्तियों को नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार जो ये यूरोपीय कंट्रीज हैं ये पहले इंडिया की सर्च कर रहे थे, फिर ये वेस्ट इंडीज की सर्च करते हुए अमेरिका की साइड में पहुंच गए थे और बड़े बड़े भागों पर अपना वहां पर कब्जा कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 6। उम्मीद है वीडियो को ध्यान से सुनोगे और लेसन को समझोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।